बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ग्रेविटेशन कौन सा किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से करते हुए हमने कैपलर्स लॉ समझा था। ये सबको पता है, आ गया था समझ में। इसके बाद जो हमारे पास हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास आया था वेक्टर फॉर्म, ग्रेविटेशन लॉ का ही, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ग्रेविटी और कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी के बाद रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर था ना हमारा, उसके अंदर अपने पास बेसिकली हम 9th क्लास वाले टॉपिक को ही वापस से डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा बहुत उसमें कुछ एडिशन चीज, थोड़ा बहुत कुछ और चीजें ऐड करके। लेकिन आज वाला जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली कैसा टॉपिक है जो तुमने प्लस 9th क्लास में डिस्कस नहीं किया था ग्रेविटेशन का, और बिल्कुल +1 के लेवल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। अपने पास है बच्चा इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब देखो इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड क्या है, बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशंस का मतलब जी की वैल्यू में क्या क्या चेंज आएंगे। जी की वैल्यू में चेंज आने चाहिए, तुम्हें लगता है जी की वैल्यू में चेंज आने चाहिए? जी हमने बचपन से तुम सबने क्या पढ़ा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पोजेस करता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है अर्थ के केस में, ठीक है, अलग प्लैनेट्स पे अलग रहेगा लेकिन अर्थ के लिए 9.8 है। तो ये चेंज क्यों होगी? एक्चुअल में जब भी हमने ये बात करी थी कि उसकी वैल्यू 9.8 है, तो हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर बात कर रहे थे और अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मानकर ही हम उस वैल्यू की बात कर रहे थे। लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि अर्थ के सरफेस से थोड़ा अगर ऊपर चले जाएंगे, क्या तब भी 9.8 रहेगी? या हम अर्थ के अंदर खड्डा खोद के थोड़ा नीचे की तरफ चले जाएंगे तो क्या तब भी 9.8 रहेगी? और सिंस हमें पता है कि अर्थ 100% पूरा यूनिफॉर्म स्फीयर है ही नहीं, उसके पोल्स का और इक्वेटर का डायमीटर भी अलग है, रेडियस अलग है। तो रेडियस अलग है तो क्या रेडियस की वेरिएशन की वजह से जी की वैल्यू में चेंज आना चाहिए? तो इन सारे वेरिएशंस को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड, यहां से स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड बहुत सीधी सी चीज है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे यहां पे कि अपने पास अगर अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, अर्थ सरफेस से ऑल्टीट्यूड के हिसाब से क्या करें, किसी थोड़ी सी हाइट पे चलते हैं। अगर हमारे पास ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है बेटा, r, ठीक है। अब मैं इस सरफेस से h हाइट पर चल पड़ता हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमने h हाइट पर, अब हम उस h हाइट पर, अर्थ सरफेस से h हाइट पर जाके हमें क्या निकालनी है, ग्रेविटेशन की फील्ड, उसकी ग्रेविटेशन जो अपने पास अर्थ अप्लाई करेगा, ग्रेविटी ड्यू टू बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, उसकी वैल्यू में g डैश मान लेता हूं, और जो सरफेस पर आई थी उसकी वैल्यू में g मान लेता हूं, ठीक है। ये अपने को पता है g की वैल्यू 9.8, g डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब एक बात बताओ, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, याद है? हमने क्या किया था, जो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन आया था, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल जी m by r, वेयर m is मास ऑफ अर्थ, है ना, r स्क्वायर था, क्या था, कैपिटल G m by r स्क्वायर। G क्या था बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या था, मास ऑफ अर्थ, r था रेडियस। अगर मैं किसी हाइट पर भी चला जाऊं तो G की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन जो r होता है, r क्या होता है, r रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है। r बेसिकली क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो r हम रेडियस उस केस में लेते हैं जब हमारा जो पॉइंट है जहां मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी थी, जहां मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी थी, वो सरफेस पे था, तब तक वो रेडियस का काम करेगा। लेकिन अगर मैं किसी हायर पॉइंट पे चला गया हूं तो यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगा बच्चे, r प्लस h। ये वाला पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर r रेडियस ऑफ अर्थ को रेफरेंस मतलब रेफर सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि हम सरफेस ऑफ अर्थ पे थे। अगर मैं किसी हाइट पे चला जाऊंगा तो मेरे पास जो g डैश की वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हायर ऑल्टीट्यूड, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, g डैश की वैल्यू निकालनी है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने डिवाइड किया, g डैश बाय g इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम बाय आर स्क्वायर, ऐसे ही रह गया, ठीक है। रीअरेंज करेंगे, जी एम कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय
आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूं, जी डैश बाई जी, इधर आर स्क्वायर है ऊपर, नीचे मैं अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं नीचे आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर, है ना, ऐसे ही बनेगा एच बाई आर, और यहां होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस एच बाई आर रेज टू दी पावर -2। ये जी डैश बाई जी की वैल्यू आई कि नहीं, किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सिंपल है। अब यहां पे जब पावर नेगेटिव आ जाती है तो यहां पर मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बायनॉमियल थ्योरम। अब मैं बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं। बायनॉमियल थ्योरम बेसिकली क्या होती है, हमारे पास जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब रेज टू दी पावर n के लिए पूरी एक्सपेंशन होती है। पावर अगर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में होती है तो बायनॉमियल थ्योरम की सीधी सीधी एक्सपेंशन देखो क्या होती है, अगर मेरे पास a प्लस बी होल रेज टू दी पावर -n है तो इसका डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला खोलेंगे -nb, ऐसे खोल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी a प्लस बी या किसी भी x प्लस वाई की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में होती है तो मैं डायरेक्टली उसको ऐसे खोल सकता हूं, जो पावर होगी वो सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अगर खुलेगा, ये बात समझ में आई है, तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस 2h बाई आर। तो मेरे पास g डैश की वैल्यू क्या आ गई, g टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर। क्लियर है? अब एक बात देखो, जो g डैश की वैल्यू है g टाइम्स 1 माइनस समथिंग, 1 में से कोई भी वैल्यू माइनस होगी तो ये जो फ्रैक्शन आएगा वो g से तो छोटा ही आएगा, है ना। अगर 1 में से मान लो 0.5 माइनस होता तो ये 0.5 बचता। तो अगर ये ग्रेविटेशनल जो अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 9.8 है, इंटू 0.5 होगी तो छोटी रिजल्ट निकालेगी कि नहीं। तो इससे हम ये क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास जी डैश निकलेगा वो हर हालत में जी से तो कम ही आने वाला है। आया कि नहीं, ये बात समझ में आई है? तो जितना मैं हायर ऑल्टीट्यूड पे जाता जाऊंगा उतनी 1 में से ज्यादा वैल्यू माइनस होती जाएगी, मतलब ये फ्रैक्शन और छोटा होता जाएगा, जी डैश की वैल्यू और कम होती जाएगी। तो जितना हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते जाओगे उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ये बात समझ में आ गई है सबको? क्लियर है? तो अगर यहां पे एक स्पेशल केस दिया जाए कि तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द पॉइंट या फाइंड द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 0 या वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इज 0, तो मैं कैसे निकालूं? अगर मेरे को क्या निकालना है कि वैल्यू ड्यू टू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो उसको 0 करने के लिए मेरे पास इस फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि जी तो 0 हो नहीं सकता। तो 1 माइनस 2h बाय आर को अगर मैंने 0 के साथ इक्वेट किया, 1 इज इक्वल टू 2h बाय आर और 2h इज इक्वल टू आर, h इज इक्वल टू आर बाई 2। दैट मीन्स अगर मैं अर्थ के रेडियस की आधी हाइट पे चला जाता हूं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सॉर्टेड है? तो अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या प्रूफ करना आ जाता है तो डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सॉर्टेड है बच्चा? ठीक है। द वैल्यू ऑफ, अब ये पता चल गया सारी डेरिवेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द हाइट, और हमने वो भी पता लगा लिया कि अगर कहीं कोई ऐसा पॉइंट आता है कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां 0 होगी, कहां क्या वैल्यू होगी, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है। एक न्यूमेरिकल है यहां, बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल है, इसको फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ डज जी रिड्यूसेस टू 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? फटाफट से ये क्वेश्चन करो, 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द जी reduces to 36% of its value on the surface of the earth? तो अपने पास बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, हमारे पास है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 36% से रिड्यूस हो रही है। अगर 36% से रिड्यूस हो रही है तो मतलब बच कितनी रही है बच्चे, वहां पे 64% बच गई होगी। तो एक तो है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डाल दूं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, उससे कभी भी आंसर नहीं निकलेगा। जब भी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करना है
मुझे इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से कंपेयर करना है, तो बेस्ट मेथड हमारे पास क्या निकलता है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच की होल स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन आई थी कि नहीं, जीएम कैंसिल होने के बाद ये वाला पॉइंट आया था हमारे पास। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो मैं वो बायनॉमियल वाली टर्म में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बायनॉमियल वाली टर्म्स को एक्सपैंड करते हुए एक छोटा सा ग्लिच होता है उसमें, ग्लिच का हो या छोटा सा हम ये लेके चलते हैं कि आगे वाली टर्म्स जो होती है ना, नेगेटिव पावर की बायनॉमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में सिर्फ दो टर्म्स के बाद वाली टर्म्स इतनी छोटी आती है कि हम उन्हें इग्नोर करते हैं, तो एब्सोल्यूट एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं हम उससे, समझ रहे हो। तो अगर मुझे एक बिल्कुल एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो बेटर पार्ट क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ना कि एंड रिजल्ट में। यहां पे अब हमारे को बोला गया कि 36% कम हो गई है, 36% कम हो गई है, तो मतलब मेरे पास जो जी डैश की वैल्यू है वो 64% ऑफ जी बच गई है वहां पे। यही बात है, वैल्यू डाल दो, जी इंटू 64% अपॉन जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से कैंसिल आउट हो गया, रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे तो क्या आएगा 8/10 इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच। क्या करो, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा आर प्लस एच बाय आर, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, ये कट के 1 आ गया, h बाय आर इज इक्वल टू 10/8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2/8 1/4। h की वैल्यू कितनी निकल गई है बच्चे अपने पास r/4। क्लियर है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बाकी और कैलकुलेशंस वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉर्टेड। फिर हमारे पास आता है बच्चे हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ डज जी रिड्यूसेस टू 36%। ये चलो हमारा हो गया। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड हो गया, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ के अंदर देखो हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, जब हम इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात कर रहे हैं, अब डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि हम जमीन में खड्डा खोदना शुरू करेंगे और अंदर चले जाएंगे। अब यहां पर भी अगर बात करें तो सीधा r माइनस एच लगा सकते हैं। इतना तुम खुद भी अज्यूम कर सकते हो कि अगर मैं डेप्थ कम कर रहा हूं, डेप्थ के अंदर जाता जा रहा हूं, तो मतलब मेरे रेडियस की वैल्यू जो सरफेस है वो कम होता जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज आएगी, ये हमारे पास अर्थ है, सरफेस पे अपने को पता है जी वैल्यू थी, और यहां तक जो रेडियस था वो कितना है सेंटर से r। अब मैंने कहा अगर मुझे डेप्थ के अंदर जाना है तो खड्डा खोद के अंदर तक जाएंगे। अगर हम खड्डा खोद के मान लेते हैं इतना यहां तक पहुंच गए हैं, ये डी डेप्थ है, तो देखो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो इस सरफेस के हिसाब से ये जो रेडियस बनेगा वो r माइनस डी बनेगा कि नहीं। तो मैं g डैश और g के रिलेशन में निकालूं, अगर देखो g की वैल्यू क्या थी gm बाय आर स्क्वायर, g डैश की वैल्यू क्या आएगी gm बाय आर माइनस डी का स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। लेकिन यहां एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मास। क्योंकि अगर मैं खड्डा खोद के अंदर जाता हूं किसी कुएं के अंदर, तो जो ग्रेविटी है वो कहां से काम करती है, वो करती है सेंटर से काम। जो ऊपर का सरफेस है वो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगा रहा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से लगती है, सेंटर से। तो अगर सिर्फ सेंटर से लग रही है तो सिर्फ जो ये अंदर वाला गोला बच गया, अंदर वाला मास बच गया, सिर्फ वो फोर्स लगाएगा कि नहीं, ऊपर वाला जो मास जिसको खोद के हम अंदर आ गए हैं उसका तो काम ही खत्म हो गया। अगर उसका काम खत्म हो गया तो उसके मास को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अपने पास यहां मास की वैल्यू m डैश निकल जानी चाहिए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है वो अंदर से भी, जो अर्थ क्रस्ट है पूरा वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब उसकी डेंसिटी प्रॉपर है, एक ही तरह की डेंसिटी, यूनिफॉर्मली डेंसर है वो। यूनिफॉर्मली डेंसर है तो पहले डेंसिटी को मान लो हम रो से डिनोट करते हैं, तो फॉर्म क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के लिए हम क्या मानते हैं, इसे स्फीयर मान लेते हैं पूरा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास आ गया, ये क्या है डेंसिटी। अगर मेरे पास इस वॉल्यूम के लिए इतना मास था तो मेरे पास उस वॉल्यूम के लिए कितना मास होगा, किस वॉल्यूम के लिए, 4/3 पाई आर माइनस डी के होल क्यूब, यही होता है। और इसके मास की वैल्यू अगर m डैश है तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही होता है ना। ये वॉल्यूम है तो इसको अगर मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या फॉर्मूला हमने निकाला m/4/3 पाई आर क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मास की वैल्यू आ जाएगी अंदर वाले की, है ना। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन गया, m टाइम्स r माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब।
किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ये m डैश की वैल्यू में यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास g डैश की वैल्यू क्या आ गई? g टाइम्स m डैश की वैल्यू क्या है? m टाइम्स r माइनस डी का होल क्यूब बाय r क्यूब, और ये डिवाइडेड बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। ऐसा है, तो इससे कैंसिल आउट हो गई, r माइनस डी अकेला बच गया ऊपर। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब g डैश और g की वैल्यू को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, कंपेयर करना है तो g डैश बाय g की वैल्यू, g डैश की वैल्यू क्या है? gm टाइम्स r माइनस डी डिवाइडेड बाय r क्यूब होल डिवाइडेड बाय gm बाय r स्क्वायर। gm से gm कैंसिल उठ गए, r माइनस डी का होल स्क्वायर से क्यूब कटा तो अकेला r माइनस डी बचा, यहां से कटा तो ये बच गया, तो क्या बन गया बच्चे हमारे पास? r माइनस डी बाय आर बच गया ये, जिसको अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करके लिखूं 1 माइनस डी बाय आर में लिख सकता हूं, जिसको मैं g डैश की वैल्यू g टाइम्स 1 माइनस डी बाय आर की फॉर्म में लिख सकता हूं। किसी बच्चे को परेशानी? फिर सेम स्टोरी आ गई कि 1 में से अगर कोई वैल्यू माइनस होगी तो फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, इसका मतलब अपने पास जो g डैश की वैल्यू है वो g से कम होती जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें भी अगर यही पूछूं ऐसा पॉइंट निकालो, उतनी डेप्थ निकालो जहां पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाए, तो हमारे पास ये फैक्टर जीरो हो जाना चाहिए, डी बाई आर माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से डी मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू आर। तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर पे पहुंचोगे तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें जीरो मिलेगी। किसी को परेशानी है इसमें? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों की दोनों बच्चे, एग्जाम में आएंगी वेरिएशन वाली। ठीक है, निकालनी भी आ जाएगी, तुम्हें स्पेशल केस बनेगा तो वो भी कर लोगे। फिर अब अपने पास टॉपिक आता है बच्चे इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। देखो शेप ऑफ अर्थ का सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से देखें अगर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर। दैट मींस यहां से हमें साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। सिंस जो अर्थ है वो पूरा स्फेरिकल नहीं है, तो स्फेरिकल नहीं है तो इस पे जो रेडियस है इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा। अब मैं यहां पे अभी तुम्हें फॉर्मूला वाइज क्या बता रहा था कि जो g है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर ये कम होनी चाहिए, इनवर्स रिलेशन है, और जहां पर पोल्स है वहां पर ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि रेडियस छोटा है। होगा कि नहीं? जहां पर रेडियस कम होगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक बात है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? द वैल्यू ऑफ, जो अपने पास आ रहा है बेसिकली, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सॉर्टेड है बच्चा। फिर आता है इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसकी डेरिवेशन नहीं है ये, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे, याद रखेंगे। क्या है बच्चा? इफेक्ट ऑफ रोटेशन की वजह से जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। यहां पर आर क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। अपने को पता है अगर जो रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वहां पे, और ये कॉस स्क्वायर लेमडा। लेमडा क्या होता है? अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें ऐसे, तो देखो हर पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट एक अलग बनेगा कि नहीं? तो अगर यहां पर इस जो अपना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके रेफरेंस में जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस प्लेन के साथ, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो ये एंगल बन रहा है लेमडा, उसको कहते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ जी, इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो वहां पे कॉस जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो आ जाएगा तो दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर सीधा सीधा माइनस होगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? ये डिराइव नहीं करनी है, इसकी इस फॉर्मूला को याद रखना सीधा सीधा। फिर हमारे पास आता है बच्चा ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? A space around the material body in which the gravitational pull can be experienced is called gravitational field। नाम से समझ में आ रहा है फील्ड, और कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जहां पर उसके असर को महसूस किया जा सके, जहां पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल लगा सके। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है कि किसी पॉइंट पर जहां ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो वो स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिकली इंटेंसिटी। जैसे अज्यूम करके देखो, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मैं यहां एक फोन है मेरे पास, ये देखो, अब यहां पे अगर इसकी फ्लैश लाइट ऑन हुई है, अगर इसकी फ्लैश लाइट ऑन हुई है तो तुम्हें ये तो पता है कि लाइट आ रही है तुम्हारे तक, लेकिन अगर मैं इस लाइट को क्लोज लेके आता हूं कहीं पे तो इसका इंपैक्ट ज्यादा बढ़ रहा है ना? कहीं पर भी लेके आता हूं तो इसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्यों इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है? क्या इसकी लाइट में फर्क आया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ज्यादा फैल रहे थे इधर उधर। अगर
हम इस चीज की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यहां पर क्या है हमारे पास, जब लाइट यहां से निकल रही है इस सोर्स से तो हर तरफ फैल रही है। उस फैलती हुई लाइट में अगर मैं यूनिट एरिया कहीं रख देता हूं, जितना दूर रखूंगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया कम होंगे, और जितना मैं उस एरिया को क्लोज लाता जाऊंगा उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया इंक्रीज कर जाएगा, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा सा क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। तो जितना तुम सोर्स के क्लोज रहोगे उतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी रहेगी। सॉर्टेड है बच्चा, ये क्लियर है? ठीक है, चलो अब हमारे पास है, देखो इंटेंसिटी क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां पे इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया, अलग ढंग से। ये ध्यान रखना, मैंने इंटेंसिटी को किस टर्म में बताया है तुम्हें, फ्लक्स की टर्म्स में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम फ्लक्स की टर्म्स में समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को भी समझ सकते हैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमारे पास हो। लेकिन साथ में ही एक और तरीका क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, तुमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आइडिया था, इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, हमने कैसे डिफाइन करते थे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यही था। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे बताऊं कि किसी चीज की इंटेंसिटी कितनी है, जितना किसी यूनिट मास के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, जितनी ज्यादा फोर्स उतनी इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड। हुआ कि नहीं? क्या हो रहा है, इंटेंसिटी कैसे बता रहे हैं कि अगर कोई एक बहुत हैवी मास ऑब्जेक्ट है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक यूनिट मास रख दिया है, और उस यूनिट मास की वजह से इस हैवी ऑब्जेक्ट पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उस वक्त ये यूनिट मास जितनी फोर्स महसूस करेगा इस हैवी मास ऑब्जेक्ट की वजह से उस सर्टेन पॉइंट पे, तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी हाई इंटेंसिटी वाली ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। बात समझ में आ गई है? तो अब डेफिनेशन पे ध्यान देंगे अगर, तो क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन अ फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड इन दैट फील्ड प्रोवाइडेड द प्रेजेंस ऑफ मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर उस यूनिट मास का कोई खास असर नहीं हो रहा है, उस वक्त जो हैवी मास ऑब्जेक्ट है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस यूनिट मास पर कितनी फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज इंटेंसिटी। क्लियर है? तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या हुई, इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट मास। इंटेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बना, फोर्स पर यूनिट मास। इंटेंसिटी इज गिवन बाय मास, फोर्स बाय मास। अब अगर हमारे पास एक हैवी मास ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कैपिटल M, और इससे x डिस्टेंस पर यह पॉइंट P है जो यूनिट मास है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज इंटेंसिटी F by m नॉट। सॉर्टेड है? तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, G m नॉट बाय एक्स स्क्वायर होनी चाहिए कि नहीं, यही सीधी सीधी है। तो हमारे पास अगर मुझे इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको क्या करूंगा, m नॉट से डिवाइड कर दूंगा, G m नॉट बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉर्टेड है बच्चे? तो हमारे पास gm बाय एक्स स्क्वायर जो है अपने पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? किसी को परेशानी इसमें? फिर अपने पास आता है इन वेक्टर फॉर्म। अपने पास जब हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म इंटेंसिटी इज गिवन बाय माइनस gm बाय एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन शोज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ये क्या है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रही है उसे, तो ये अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। क्यों? जो डिस्टेंस है वो इधर से उधर है, डिस्टेंस सेंटर से उस साइड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इस साइड है, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया। और एक्स क्या आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन। ठीक है? तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स एट इंफिनिटी, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे किसी ऑब्जेक्ट से तो वहां पर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहेगी, जीरो हो जाएगी। इफ द टेस्ट मास m नॉट इज फ्री टू मूव एट p, it will be accelerated due to force of attraction F. Let A be the acceleration. तो F is equal to m naught A होता है और A is equal to F by m naught, और intensity is given by F by m naught, that implies A is equal to I.
आई और ए की वैल्यू, दैट मीन्स इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट इज सेम एट दैट पॉइंट। क्लियर है ये बात? फिर आता है, इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी of gravitational field at a point in the gravitational field is equal to the acceleration of a test mass placed at that point. I is equal to gmm by r square which is equal to g। क्यों? सरफेस पे क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे सेम रहेगी एट x is equal to r। सॉर्टेड है बच्चा ये। यूनिट ऑफ आई क्या बनेगा? F by m, F by m मतलब न्यूटन बाई केजी, न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डाइन पर ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारी यूनिट बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू है। I is equal to F by m नॉट, डायमेंशन निकालेंगे तो LT minus 2 which is same as of G। सॉर्टेड है? क्लियर है बच्चा? इसी के बेसिस पे कुछ ये बेसिक्स से न्यूमेरिकल्स हैं, हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के बाद हम डाउट्स के साथ इनको डिस्कस करेंगे, बट बहुत सीधे से हैं, करोगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डाउट्स ले लेंगे। इसके बाद अपने पास आता है बच्चा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ हॉलो स्फेरिकल शेल इज ऑलवेज जीरो। ये याद रखना है, अगर एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो शेल है, तो उसके अंदर इंटेंसिटी हमेशा क्या रहने वाली है? वहां जीरो रहेगी। उसके बाद है फिर इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड अ स्फेरिकल शेल इज सेम एज दैट ऑफ द इंटायर मास ऑफ द शेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जैसे अगर जो पूरी शेल अगर जो एक सेंटर पे भी कंसंट्रेटेड होता मास, तो उतनी ही इंटेंसिटी अदरवाइज रहती। तो इंटेंसिटी फॉर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन दोनों ग्राफ को एक बार समझना, साथ साथ में करते रहेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है बच्चा, हमने हॉलो शेल बनाई है, सेंटर पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। जब सरफेस पे आऊंगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, लेकिन यहां अंदर जीरो रहेगी। तो जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे, यहां थ्रू आउट जीरो है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब उसके बाद जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो हो जाएगी। सॉर्टेड है ये? तो ग्राफ क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से बन रहा है ना? ठीक है। फिर अपने पास आता है इंटेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब सॉलिड स्फीयर का क्या कंसेप्ट है? हॉलो और सॉलिड में क्या डिफरेंस? हॉलो के अंदर इंटेंसिटी जीरो थी, सॉलिड के अंदर इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। सॉलिड के अंदर क्या रहता है? जितना तुम सेंटर पे जाओगे इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जैसे ही सरफेस पे पहुंच गए तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया आई, और उसके बाद नॉर्मल पॉइंट मास की तरह जैसा काम कर रहा था कि इफ द एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, उस केस में जो इंटेंसिटी होती इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है ना? अगर वो सारा कंसंट्रेटेड हो जाए एक पॉइंट पे तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का फिर ये ग्राफ चल पड़ेगा। समझ में आया? हॉलो और सॉलिड का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। डन है बच्चा? फिर आता है अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमारे पास क्या होता है? Gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration. Typical एक किसी भी potential की definition यही होता था। Gravitational potential या simple हम electric potential जब समझते थे क्या था? It is the amount of work done in moving a unit charge from infinity to that point. Gravitational में क्या होगा? It is the amount of work done in moving a unit mass from infinity to that point in gravitational field. मैं कहीं अनंत जगह से किसी यूनिट मास को खींचकर यहां तक लेकर आ रहा हूं, तो यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर है? इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कि नहीं? अगर मैं किसी सरफेस पे से कुछ चीज को उठाता हूं और ऊपर तक लेके आ रहा हूं, तो यहां से यहां तक लाने में जितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इसी तरीके से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? इट इज द amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration। मतलब एक्सेलरेट करने में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी, हमें सिर्फ मूव करने में लगाना है उसे। W is the amount of work done in bringing a body of mass m naught from infinity to a point। Gravitational potential it is the equals to work done per unit mass। क्योंकि यूनिट मास के लिए था ना, तो हमने क्या किया? वर्क डन अपॉन m naught कर दिया। अगर हम m naught मास को लेकर आ रहे हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या आएगी? जूल पर केजी और अर्ज पर ग्राम। डायमेंशन फॉर्मूला W by m naught ml to t minus 2 by m, m से m कटेगा m0 l to t minus 2। सॉर्टेड है?
किसी को इसमें परेशानी? बहुत सीधी सी टर्म्स चल रही है, पक्का? फिर आता है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब हम एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, उसी जो हमने डेफिनेशन करी थी उसी को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। पहले ये हमारे पास एक हेवी मास ऑब्जेक्ट है जिसके हम किसी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो एज पर डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यही है ना, मैं कहीं अनंत जगह से यूनिट मास को लेकर आ रहा हूं। मान लेते हैं जो फिलहाल इनफाइनाइट वाला डिस्टेंस है, किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंच चुका है और उस डिस्टेंस की वैल्यू है x, ठीक है। और x डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद मैंने स्मॉल डिस्प्लेस किया उसे dx से, मैंने उसको छोटा सा डिस्टेंस मूव कराने में जो वर्क डन किया वो क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए जो वर्क डन कराना हो उसको dw मान लेते हैं। किसी को इस डायग्राम में परेशानी है? ये बात समझ में आई है ना क्या किया है मैंने? तो अगर मेरे को इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट a से b तक लाने में जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो वर्क डन होगा dw एंड इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स कौन सी लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी, gmm/r² होगी कि नहीं, है ना। तो हमारे पास लेट अर्थ बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास m, लेट अस कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट p। OP की वैल्यू r है, r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। वो ये हमारे पास x आ गया, a भी हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है dx, ये अभी डिस्कस किया है हमने। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट क्या आएगा, F इज इक्वल टू gmm/r²। यहां पर r की वैल्यू कितनी थी, डिस्टेंस x था तो बाय x² आ गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो यूनिट मास था तो 1 वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास gm/x² वैल्यू आ गई कि नहीं फोर्स की? किसी को इसमें परेशानी, gm/x² में? क्लियर है ये? लेट अस अज्यूम द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास बॉडी through the small distance AB is equal to dx is given by dw which is equal to f dot dx, और f की वैल्यू क्या है, gm/x² into dx कर दिया। सिंपल बात है। टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखो जरा, हमारे पास यहां पर बेसिक सीधी सी इंटीग्रेशन का फंडा लगाएंगे। अपने पास क्या था बच्चा, जो हमारे पास अभी हमने स्मॉल वर्क डन निकाला वो क्या निकला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास अर्थ सरफेस हमने माना था, ये कहीं इंफिनिटी से होते हुए ये डिस्टेंस कितना था, x, और यहां से dx की डिस्प्लेसमेंट हुई थी। मुझे खींच के कहां लाना है, p पॉइंट तक। p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, यहां से डिस्टेंस है r, स्मॉल r, और मैक्स टू मैक्स में इसको कहां तक लेके आ सकता हूं, इतने तक, r की रेडियस तक, है ना। यहां से यहां तक मूव करा सकता हूं जितना क्लोज लेके आऊंगा। पर अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को पी पॉइंट पे लेके आना, मैं इतनी क्लोज नहीं लेके आ रहा हूं सेंटर पे। लाना कहां से, इंफिनिटी से। मूव कहां तक करना है, आर के डिस्टेंस पे। तो कहां से कहां तक वैल्यू जा सकती है, हमारे पास जो आर की वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करूंगा। पहले तो एफ की वैल्यू क्या डाली हमने, gm/x² इंटू dx, ये आ गया, ये स्मॉल वर्क डन है। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, और यहां पर जो x की वैल्यू हमारे पास वेरी करेगी वो कहां से कहां करेगी, x इंफिनिटी से लेके r तक पहुंच सकता है, यही रहेगा। dx कहां से कहां आएगा, कहीं अनंत से लेकर r डिस्टेंस तक मुझे मूव करा के लाना। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो देखो gm तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, x की वैल्यू पावर -2 dx लिख लूं, x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r के लिए पावर रूल सीधा सीधा लग जाएगा। क्या होता है बच्चे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में जो हमारे पास पावर रूल होता है, x रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। किसी बच्चे को इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का अपने पास सीधा सीधा क्या फॉर्मूला होता है, x रेज टू द पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, x रेज टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। a टू b अगर हम करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, b रेज टू द पावर n + 1 माइनस a रेज टू द पावर n + 1। क्लियर है ये, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम बार बार यूज करें तो वैसे भी सबको अब याद हो जाना चाहिए। अब ये वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, gm क्या बन गया बच्चे हमारे पास, नीचे आ गया -1 तो -1/x, x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, gm माइनस भी हमने बाहर लिख लिया, अपर लिमिट डाला 1/r माइनस लोअर लिमिट डाला 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो -gm/r जो हमारे पास आ गई है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, क्लियर है।
तो हमारे पास जो अपने पास टोटल वर्क डन आ गया उसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस जी बाई आर, ठीक है ना। तो द वर्क डन इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीपी। तो Vp is equal to work done which is equal to minus gm by r. The gravitation potential at a point is always negative. अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि देखो जितना तुम किसी अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, जितना अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाओगे, हम क्या कहते हैं, अगर मैं सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर लाता हूं उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है कि नहीं। तो अगर उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती जा रही है लेकिन इंफिनिटी पे जाके तो जीरो हो जाएगी। हमने अभी ये भी पढ़ा था कि नहीं, कि किसी एक डिस्टेंस पे, अनंत डिस्टेंस पे चला जाऊं तो वहां पर तो अर्थ का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। अर्थ का इन्फ्लुएंस खत्म होगा मतलब वहां पर जाकर पोटेंशियल जीरो हो जानी चाहिए। तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते जीरो कैसे होगी, वो तभी जीरो हो सकती है जब नेगेटिव से बढ़ती जाए। तो हमेशा ऐसे केस में हम क्या लेके चलते हैं कि जो अर्थ के सरफेस के पास में है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है और इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो हो जाएगी। डन है, नेगेटिव साइन का लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर है बच्चे ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो when r is equal to infinity, potential is equal to zero, hence gravitational potential is maximum at infinity. At surface of the earth, r is equal to r, potential is given by minus g by r. Sorted है बच्चा, किसी को इसमें परेशानी, क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ गया। यहां तक के बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास पोटेंशियल से रिलेटेड, एक दो न्यूमेरिकल है और बाकी ऊपर वाले जो न्यूमेरिकल थे यहां तक हर बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे।